मेरा नाम कविता है, मेरी उम्र 30 साल है, मेरा एक बेटा है और मैं एक थाने में लेडी कांस्टेबल हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरा 1 साल का एक बेटा भी है। पिछले कुछ दिनों से बीमार भी था। मैं उसे अपनी मम्मी के पास छोड़कर आती थी, मगर उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। मेरी मम्मी कहने लगी, अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्चा ज्यादा बीमार ना हो जाए और तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर घबरा गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली, मगर मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। 3 दिन मैंने उसकी अच्छे से देखभाल की थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली थी और मेरा बच्चा ठीक हो गया था। मैं वापस ड्यूटी पर आ गई थी। मुझे जेल में एक नई औरत दिखी थी। मैंने अपनी दोस्त कांस्टेबल से पूछा कि उस औरत का क्या गुनाह है। मेरी साथी मीना ने मुझे जो बातें बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, वह औरत अपने 6 महीने के बच्चे को मार कर आई है। यह शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मेरे सामने इस टाइम एक ऐसी औरत थी जो इंसान कहलाने के लायक नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 25 से 28 साल ही होगी। चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी और दुखी आंखों से यहाँ वहां देख रही थी। मैंने मीना से पूछा, इसका गुनाह साबित हुआ कि नहीं? मीना कहने लगी, उसे पूरी सोसाइटी ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल अब बदल गया था। तब मैंने खुद से वादा किया था, मैं इस औरत को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मृत्यु के बारे में सुना तो मेरा दिल रोता हुआ महसूस हुआ। बार बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतें अनीता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। सब औरतें मिलकर उसे कोसती थी। वह चुपचाप रहती थी। मुझे लगा कि वह ज्यादा दिन तक यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक न एक दिन बोल पड़ेगी। लेकिन 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी उसके मुंह से किसी ने कोई बात तक नहीं सुनी थी। वह खाना भी नहीं खाती थी, बस छत और दीवारों को देखती रहती थी। एक दिन अनीता से उसका पति मिलने आया था। अनीता ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारा था। तब से यह सोचा जा रहा था कि हो सकता है अनीता का पति उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। जब उन दोनों की मुलाकात हो रही थी, मुझे उन पर नजर रखने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने उसके पति को देखा तो हैरान रह गई थी। शक्ल से वो बड़ा पढ़ा लिखा और समझा हुआ लग रहा था। वह कहने लगा, अनीता, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुर्म कर दिया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किरकारियां सुनाई देती है। मैं तड़पता रहता हूँ। एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से मेरी बेटी की शक्ल नहीं हटती। मुझे बहुत याद आती है। अनीता, तुमने यह सब क्या कर दिया? तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती या उससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे हवाले करके चली जाती। मैं उफ तक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ले ली? अनीता का पति फूट फूट कर रो रहा था, जबकि अनीता बिल्कुल पत्थर बनी बैठी हुई थी। यह दृश्य देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के मोहित को पसंद करती हो, उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा था। मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह पता कहाँ था कि वह तुम्हें फिर भी मिल नहीं पाएगा। तुम जेल की काल कोठरी के पीछे चली जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क से आज मेरा भरा पूरा परिवार उजाड़ कर रख दिया। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो और मुझसे तो मेरी बच्ची और बीबी दोनों ही छिन गए हैं। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत तन्हा रहता है। अनीता इतनी सारी बातें सुनने के बाद बिल्कुल चुप थी और कुछ नहीं बोलती, जबकि उसका पति ऐसे ही उदासी बातें करता रहा और फिर 2 घंटे के बाद उठकर चला गया। तब मुझे यह सारा माजरा समझ में आया था। एक माँ की आंखों में गली के लड़के के इश्क की काली पट्टी बन गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ले ली। अनीता को अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे अनीता पे अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें अनीता के साथ बदतमीजी करती है,
वह बिल्कुल अच्छा करती है, वो इसी लायक है, जबकि जेल में इन सब की इजाजत नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है, अगर जेल में किसी तरह की हाथापाई या लड़ाई हो, उसे रोकना, कैदियों को आपस में लड़ने ना देना। लेकिन अब मैं अनीता के केस में बिल्कुल चुप हो गई थी। 2-3 बार मेरे ही सामने अनीता के साथ कैदी औरतें उसे मारने लगी थी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं देखती रही। यह सब देखकर मुझे आराम मिलता था। फिर काफी दिन बीत गए थे, मैं चुप रहती थी। एक दिन अनीता से मिलने एक बड़ी उम्र की औरत आई थी। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने सोचा आज उससे मिलने कौन आया। जिस दिन से उसका पति उससे मिलने आया था, उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। तभी मुझे पता चला कि आज अनीता की मम्मी उससे मिलने के लिए आई है। मैं यह सोचने लगी, आज से पहले उसकी मम्मी कहाँ थी, अपनी लड़की से मिलने क्यों नहीं आई। अनीता की माँ अपनी लड़की से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी लड़की का ध्यान रखा करो, वह बहुत नादान है, उसके साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, अब जेल में और औरतें भी उसे मारती है। इस बेचारी की तो जिंदगी ही खराब हो गई। तुम मेरी लड़की का ख्याल करना, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर आपकी बेटी इतनी ही नादान होती तो अपनी ही बेटी को ना मारती और अपने बॉयफ्रेंड के पीछे ना रहती। यह बात सुनकर अनीता की मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, उसके पति ने ही अपनी बेटी को मारा है। मैंने ना में सर हिलाया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है कि उसने ही अपनी बेटी को मारा है, यही अनीता गुनहगार है। तो अनीता की मम्मी कहने लगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी लड़की के लिए अदालत तक जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि उसे अदालत की तरफ से रिहाई मिल जाएगी। तो फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी जब तक यहाँ है, तुम उसकी रक्षा करोगी। मैं तुम्हारे लिए झोलियां भर भर के मन्नतें मांगूंगी। मैंने कहा, आंटी आप अपनी लड़की को छुड़वाने की कोशिश मत करो, यह तो सिर्फ एक कातिल है। मुझे तो यकीन है आप अपनी लड़की की दूसरी शादी कर दोगी और आगे फिर बच्चे पैदा होंगे तो फिर मार देगी और सारा गुनाह आपके सर पर चढ़ेगा। मुझे बताओ। अनीता की मम्मी ने बड़े सुकून की नजरों से मुझे देखा था और बोली, तुम भगवान नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे करो। तुम्हारा ये कोई घर का मामला तो नहीं है, क्यों किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डालकर चली गई थी। उनकी बात तो सच ही थी। मुझे अपने काम में ध्यान देना चाहिए। मुझे किसी कैदी के मामले से क्या लेना देना था। और फिर अगर अनीता की मम्मी सच कह रही थी तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे दिल में अब अनीता के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। क्या पता अनीता सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत अनीता को मारती तो मैं जल्दी से उसे रोक दिया करती थी और यही कहती थी, उसके साथ ऐसा मत करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था अनीता हर टाइम परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपनी बच्ची की जान लेने का पछतावा हो रहा होगा। फिर थोड़ा वक्त बीता तो एक लड़का अनीता से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वह कहने लगा, मोहित है। मैं यह बात सुनकर तो दंग रह गई। उसने कहा, मेरी मुलाकात अनीता से करवा दो। मैं इस बार भी पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा शक था, आखिर यह बातें क्या करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उनके अगल बगल चक्कर लगाती रही थी। मोहित बार बार यही कह रहा था, तुमने अपनी बच्ची की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम अपनी बच्ची की जान ले लो। तुम अपने पति से तलाक भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यह कहकर मोहित चला गया था और अनीता पत्थर बनी बस छत की तरफ देखती रह गई थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, देखिए, यह दुनिया के रिश्ते कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपनी बच्ची की जान ले ली है। वो बस मुझे ही देखती रह गई। उसने आज भी मुझे कुछ नहीं बताया था। अब मैं अनीता की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। अब मुझे शक होने लगा था कि अनीता की मम्मी सच तो नहीं बोल रही थी। आखिर मैं अनीता से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपनी बच्ची की जान ले ली थी। बॉयफ्रेंड की मोहब्बत बच्चे की जान से बड़ी थी। मैं तो कभी भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती थी।
फिर उसके अंदर इतना साहस कहाँ से आया था अनीता की कहानी जानने? मेरे लिए अब जरूरी था, तो मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी, उस पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। मैं कहती खाना खा लो, क्योंकि वह खाना बहुत कम खाने लगी थी। वह हड्डियों का पुतला बन चुकी थी। दिन भर में 2-3 निवाले से ज्यादा नहीं खा रही थी। मैं उसे यही कहती थी, अगर तुम कातिल नहीं हो तो भी तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगी, अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी कि तुम बेकसूर थी। अनीता यह सुनती रहती थी। एक दिन वह बोल पड़ी थी। वह कहने लगी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे महसूस हुआ था कि अनीता के चुप रहने के पीछे यही वजह थी, पर डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। मैं फिर भी यही समझ रही थी कि इंसान अपने प्यार के जाल में फंसकर अगर अपनी ही बच्ची को नुकसान पहुंचा दे तो वह बाद में यह सब याद करके ही पागल हो जाएगा। उसने अपनी बच्ची को मार डाला था, मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपनी बच्ची का सदमा हो गया था। वह मर जाना चाहती थी, वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी मम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर अनीता ने अपनी सर की कसम दी थी और कहा था कि अब मुझे जेल में सजा काट लेने दे। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मगर फिर भी उसकी मम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में कागज लगा दिए थे। अब अदालत में उसकी पेशी होनी थी। पहले सुनवाई पर मैं उसके साथ नहीं गई थी, क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब अनीता वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और उसने कहा कि मेरी सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान गई थी। मैं बोली, उसके पीछे क्या वजह है? तो कहने लगी, जब मेरी बच्ची श्रेया ही जिंदा नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मैंने कहा, तुमने श्रेया को क्यों मारा? हाँ, मुझे मर्डर नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब अनीता खुलकर अपने दुख सुख का इजहार करने लगी थी, मुझसे बातें भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरी श्रेया अब बड़ी हो गई थी, मुझे अब पहचानने लगी थी, अब मेरी तरफ देखकर हंसने भी लगी थी और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाती थी। जब मैं उसको दूध पिलाती तो वह मेरी तरफ देखकर मचल जाती थी और कहती थी, मुझे उठा लो। पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या परेशानी थी कि तुम अपनी बच्ची को ही उठा ना पाती थी? तब मैंने अनीता को दर्द में देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और सो गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, आप यहाँ से जाओ। मुझे लगने लगा था शायद अनीता मारने से पहले अपनी बच्ची पर जुर्म करती थी, यानी उसे गोद में उठाती नहीं थी। हो सकता है उसे खाने के लिए भी तरसाती हो। क्या मजबूरी थी कि तुमने अपनी ही बेटी को नहीं उठाया था? तब मैंने अनीता के चेहरे पर दर्द होते देखा था, पर मुझे दिन ब दिन अनीता के साथ नफरत होती जा रही थी। मगर फिर भी मैं उसके साथ अच्छे से रहती थी, क्योंकि मैं अब इसका राज जानना चाहती थी। और फिर यह भी तो था, मुझे अपनी ड्यूटी करनी थी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसके बाद यह केस अदालत ने अब खारिज कर दिया था और अनीता को सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन अनीता को मौत की सजा सुनाई थी, वह बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी, अब मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब तो मैं उसे उठा भी लिया करूंगी। मैं उसके अब खूब लाड़ नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें बॉयफ्रेंड की मोहब्बत ने इस तरह अंधा कर दिया था कि तुमने अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है इतना पाप करने के बाद भगवान तुम दोनों को फिर से मिला देंगे? मुझसे कहने लगी, मुझे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। खैर, अनीता को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी थी। उसके बाद अनीता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा दी थी। इस बात पर अनीता गुस्सा हो गई थी। जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी मम्मी से लड़ती झगड़ती रह गई थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? मैं मरना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी और अब शय की मुझे जाने ही नहीं दे रही हो।
मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। अनीता की मम्मी कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीती है तुम वह एक एक शब्द सच बताओगी। अनीता बस गुस्से नजरों से अपनी मम्मी को देख रही थी। फिर कुछ दिन बीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। इस बार अनीता के साथ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और दूसरी लेडी कांस्टेबल भी थी। अनीता को अदालत पहुंचा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अनीता को देखा तो पूरा नाम से बुलाया। अनीता अभी भी यही कह रही थी कि उसने ही यह मर्डर किया है। उन्होंने कहा कि अनीता की मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत ने अगली तारीख दी थी। मैं अनीता को लेकर वापस आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने अनीता से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारी मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई है। तब अनीता बोली, मुझे मालूम है, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही यह चाहती थी कि मेरी सजा की माफी मिले। मैं सिर्फ मर जाना चाहती हूँ। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस तरह की उदास हो चुकी हो, मुझे कुछ तो बताओ। अनीता कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम झेली है। मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे थाने में कई ऐसे केस हैं जिसमें कातिल भी अपनी सजा की माफी के लिए तड़प रहा है और वह चाहता है कि उसे माफी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों जीना नहीं चाहती? अनीता रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है। मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे माँ पापा मेरा फिर से विवाह करा देंगे। मैं विवाह नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति एक अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वह मुझ पर जान छिड़कता था। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो विवेक मेरा और ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई। अब हमारे पास हर चीज थी। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा आदमी आ चुका था जिसकी वजह से हमारा चैन सुख सब कुछ खराब हो गया था। मैं हैरान हो गई थी। मैंने बड़ी हैरत से अनीता की तरफ देखा था और वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक लड़की आई थी जिसका नाम रिया था। वह बहुत खूबसूरत थी और बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वो उसके दीवाने हो गए थे। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर विवेक मुझे अक्सर यही कहता था कि हमारी सोसाइटी में एक नई लड़की आई है रिया, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी अकेली रहती है। तो मैं अपने पति को खुश करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं रिया को अपने घर बुलाती तो विवेक बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती थी। उन दिनों मेरी बेटी इस दुनिया में आने ही वाली थी तो विवेक मुझसे कहता था कि तुम रिया को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो। मैं रिया को अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि ये औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। यह सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन रिया मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी रिया के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वह मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो देखा, हैरान रह गई। वो दोनों बातें कर रहे थे। विवेक रिया से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। यह सब देखकर मैं तो गुस्सा हो गई। मैं बोली, अच्छा यह सब हो रहा था मेरी नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि रिया तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही दुनिया उजड़ दी। विवेक, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। विवेक ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद विवेक ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसे मारता था, मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन विवेक ने मुझे मेरे बाजू पर इतना मारा था कि मेरी बाजू ही टूट गई थी। 8 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ में क्या हुआ है, तो विवेक ने कह दिया कि घर में फिसल कर गिर गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बेटी को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपनी बेटी को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती थी,
क्योंकि मेरा हाथ तो किसी काम का नहीं था। अब कुछ साल उसको ठीक होने में लगेंगे। मैं अपनी बेटी को उठती, उसे प्यार करती, मेरा दिल खुश हो जाता। मगर बाजू की वजह से मुझसे यह खुशी भी छिन गई थी। अब विवेक मुझे सुबह शाम यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी के लिए इजाजत दे दो, मगर मैंने उसे इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा वो और भी बुरी हालत कर देगा। वो तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ था। अगर दूसरी पत्नी ले आया तो मेरे साथ और क्या करेगा। बस यही सोचकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपनी माँ से भी अपने पति की शिकायत नहीं की थी। विवेक बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज्यादा हो गया है, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अपनी बच्ची से मोहब्बत बहुत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है और मेरी जिंदगी है। विवेक आजकल बड़े गुस्से में रहने लगे थे। वह हर टाइम मुझे मारने दौड़ते थे। एक दिन विवेक मेरे पास आया और कहने लगा, अनीता, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने बिल्कुल नहीं देखना चाहता, मगर तुम्हें बस अपनी बच्ची की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। यह सोचकर मेरी आत्म कांप गई थी। मैं अपनी बेटी को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे पति ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपनी बेटी को चूमती रहती थी। यह सोच सोच कर रोती रहती थी, अगर विवेक ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। खैर, थोड़े दिन बाद विवेक मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज रिया से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं गुस्सा हो गई और बोली, मैं इस सब की परमिशन नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर लो। विवेक ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर विवेक मेरे बच्चे के झूले की तरफ बढ़ा और उठाकर कहने लगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से मेरी बेटी को बेड से नीचे फेंक दिया था। बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका सर तेजी से पटका था। उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो गई थी। मैं अपनी बच्ची के पास जाना चाहती थी, मगर विवेक ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और बच्ची ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया था। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरी बच्ची ने उसे तरफ अपनी आंखें मोड़ दी थी। उसकी आंखों में बहुत शिकायत थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार दिख रहे थे। उसके लबों पर शिकवा था, मेरे बच्चे की आंखों में रहे थे। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसे तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो। मैं अपनी बेटी को पकड़ना चाहती थी। मेरी बेटी के होंठ सूखते जा रहे थे। विवेक ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, सब लोग इधर आ जाओ, देखो मेरी बीवी ने ये क्या कर दिया है। सोसाइटी वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ मेरी बेटी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैंने अपनी बेटी को मारा है और मैं अपने पति की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी के लड़के मोहित के साथ प्यार करती हूँ। जबकि हकीकत यह थी कि मैं भी नहीं जानती थी कि मोहित कौन है। और फिर मेरे पति ने जेल में आकर भी ड्रामा किया, मोहित को भी भेज दिया था कि यह बात कंफर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ गलत संबंध है। यहाँ पता नहीं क्या बातें कर रहा था। अब जब लोग यह देखा तो पुलिस को फोन किया और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे में हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। यह कैसे मुमकिन है कि मेरी छोटी सी बच्ची मेरी आंखों के सामने मर गई और मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी, उसे गोद में भी ना उठा सकी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। मन कर रहा है उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है। अनीता रोने लगी थी। मैंने उससे कहा, सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि अनीता ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। फिर अनीता की केस की सुनवाई का दिन भी आ गया था। अनीता को अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया था, तो जज ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। तब अनीता फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी बातें सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि अनीता पर बड़े दिन तक बहुत अत्याचार होते रहे थे। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, मगर वह सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी।
वह मर जाना चाहती थी। उसकी बेटी जो मर गई थी, मैं अनीता को ही कसूरवार समझती रही थी, मगर बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था कि थोड़े दिन बाद अदालत की सुनवाई फिर से हुई और उसके बाद अदालत ने फैसला किया कि अनीता बेकसूर है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अनीता अब जेल की सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि विवेक को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। अनीता अब भी अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी। मुझे मालूम है उसके साथ बहुत जुर्म हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।